हेलो एवरीवन। आज जो है चंबल के ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक महत्व क्या है, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। मतलब आज आप सब लोगों को चंबल के सैर कराने के लिए निकले हैं। आपको चंबल के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। ये टॉपिक जो है इतिहास और भूगोल दोनों से लिंक है। और परीक्षाओं की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साथ ही यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज एग्जाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। कहीं ना कहीं इससे सवाल जरूर आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चंबल का इतिहास क्या है? यह वो नदी है जो मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वतमाला से निकलकर यमुना में मिलने तक अपने 1024 किलोमीटर लंबे सफर में 3 राज्यों को जीवन देती है। चंबल नदी का यदि पौराणिक ग्रंथों में देखा जाए तो रामायण से लेकर महाभारत कालीन समय तक इसका उल्लेख है। चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। श्रापित और दुनिया के सबसे खतरनाक बीहड़ के बागियों का घर माने जाने वाली चंबल नदी मगरमच्छों और घड़ियालों का गढ़ भी मानी जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं चंबल नदी की सैर पर। भारत की ये सबसे साफ और स्वच्छ नदियों में से एक चंबल मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू छावनी के निकट स्थित विंध्य पर्वत श्रृंखला की जानापाव पहाड़ियों के भतकला जलप्रपात से निकलती है और इसे ही चंबल नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। तो यहां पर देखिए आपके सामने मैप में ये हमारे भारत का मैप है। ये बीचों बीच में देखिए मध्य प्रदेश स्थित है। ये मध्य प्रदेश में इसका इंदौर के पास महू जानापाव पहाड़ी से निकलती है, यहाँ उद्गम स्रोत है। और आप देखिए कैसे इस नदी का प्रवाह है। आगे हम बहुत और अच्छे से आपको बताना चाह रहे हैं। आप देखिए कि ये यहां से स्टार्ट होती है। ये जानापाव पहाड़ी है। जानापाव पहाड़ी है मध्य प्रदेश में महू के पास है, इंदौर जिले में। यहां से ये जब चलती है नदी तो सबसे पहले देखिए इसका सीक्वेंस कैसे बनता है। ये मंदसौर पड़ता है, मंदसौर जिले से होते हुए यहां पर फिर इसके बाद आता है राजस्थान में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ में। ये आपको याद रखना है। यानी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाद ये कुछ ही दूरी पर ये यहां पर ये राणा प्रताप सागर डैम चंबल नदी पर है। फिर इसके बाद ये कोटा बैराज, कोटा में जवाहर सागर डैम चंबल नदी पर बनाया गया है। यहां पर कोटा है, कोटा बैराज। और ये चंबल नदी फिर यहां देखिए यहां से एक सहायक नदी आती है, मेज नदी, जो चंबल नदी में मिलती है। और आगे चल करके ये काली सिंध, काली सिंध नदी जो मिलती है मेन सहायक नदियों में से है। और काली सिंध में से छोटी छोटी नदियां मिली हुई जैसे चंद्रभागा, परवन, तो ये नदियां भी आहू। तो ये काली सिंध की सहायक नदियां हैं। और बड़ी सहायक नदियों में से पहली सहायक नदी है काली सिंध। आपको आगे फिर देखिए चंबल नदी में दूसरी सहायक नदी पार्वती मिलती है। आगे आप चलिए तो यहां पर देखिए दाहिने और बाइने दोनों तरफ, एक तरफ बनास नदी है तो दूसरे तरफ सीप नदी है। और आखिरी में चंबल नदी यमुना नदी में मिल जाती है, ये उत्तर प्रदेश के इटावा में।
अब आपको यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से याद करना आवश्यक है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल से लेकर के पहला मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा शहर पड़ता है? मंदसौर। मंदसौर के बाद फिर इसके बाद कौन पड़ता है? सीधे राजस्थान चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है और फिर वहां से होते हुए कोटा होते हुए और इनकी कई सहायक नदियां बीच में मिलती है और अंतिम में ये जो है यमुना नदी में मिल जाती है। अब आपको यहां देखना है कि जो इसकी एक दूसरी सहायक नदी पार्वती है, पार्वती नदी सीहोर से होकर गुजरती है। तो आपको मैप के माध्यम से अच्छे से आप इसको देखें और कौन कौन सी चंबल की सहायक नदियां हैं और उन सहायक नदियों में से छोटी छोटी नदियां मिलती हैं। आगे इसे और अच्छे तरीके से यदि आपको समझना है तो देखिए यहां पर ये आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। हाँ, यहां पर देखिए बहुत ही क्लियर तरीके से आप अच्छे से मैप रीडिंग करें और यहां पर देखिए चंबल नदी से संबंधित जो फैक्ट्स पूछे जाते हैं खासकर प्रारंभिक परीक्षाओं में या वनडे एग्जाम्स में, उसके लिए आपको ध्यान रखना जरूरी है। बहुत ही क्लियर है। यहां पर देखिए ये चंबल नदी है और ये चंबल नदी रतलाम, मंदसौर, फिर ये देखिए चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर डैम, ये कोटा में जवाहर सागर डैम, फिर इसके बाद ये इधर राजस्थान पड़ता है और यहां पर देखिए ये श्योपुर, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर में है। श्योपुर छोटा जिला, श्योपुर जिला जो मुरैना से काट करके अलग से जिला बना है। फिर यहां पर देखिए चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य है, मुरैना, भिंड और ये यमुना के पास उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। अब आपको यह जानना जरूरी है कि इसकी प्रमुख सहायक नदियां क्या है। ठीक है, तो क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती इसकी सहायक नदियों में से है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मऊ के समीप जाना पाव की पहाड़ी से समुद्र से 854 मीटर की ऊंचाई से हुआ। यह विंध्य पर्वतमाला से निकलने वाली बारहमासी नदी, बारहमासी का मतलब होता है कि हर महीने इसमें जल उपलब्ध रहता है, बहती हुई नदी। चंबल नदी की लंबाई आपको याद रखना जरूरी है। चंबल नदी की मध्य प्रदेश में लंबाई है 965 किलोमीटर, चंबल नदी की राजस्थान में लंबाई है 252 किलोमीटर और चंबल नदी की उत्तर प्रदेश में लंबाई है 150 किलोमीटर। तो यहां पर देखिए जितने भी लाइनों का मैंने उल्लेख किया सभी महत्वपूर्ण है। चंबल नदी पर भारत का प्रसिद्ध वाटरफॉल जलप्रपात चूलिया रावत भाटा जिले में स्थित है। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वाटरफॉल चूलिया जलप्रपात राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो आपको मालूम होना चाहिए रावत भाटा। और यहां जो है यहां से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है। चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई 18 मीटर है और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। चंबल नदी एक बारहमासी नदी मानी जाती है। तो ये चंबल नदी के बारे में है। अभी जैसा कि हम इसके पौराणिक महत्वों का उल्लेख कर रहे थे, चंबल मध्य प्रदेश में अपने उद्गम स्थान से उत्तर तथा उत्तर मध्य भाग में बहते हुए धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुरैना आदि जिलों से होकर राजस्थान में एंट्री करती है। राजस्थान में चंबल चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ से बहती हुई कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों से निकलती है। इसके बाद ये राजस्थान के धौलपुर से दक्षिण की ओर मुड़कर यूपी में भरे के पास पचनाड़ा मेकी यमुना में मिल जाती है। जैसा कि देखिए नाम से क्लियर है कि पचनाड़ा वो स्थान है जहां 5 नदियां मिलती हैं और इन 5 नदियों में क्वारी, चंबल, सिंध, यमुना और पहुंच शामिल है। यमुना में शामिल होने के पहले चंबल नदी उत्तर पूर्व में बहते हुए कई भौतिक विशेषताओं और सभी प्रकार के इलाकों को पार करते हुए राजस्थान और एमपी के बीच सैकड़ों किलोमीटर लंबी सीमा रेखा भी बनाती है। तो आपको देखिए ये एक ऐसी नदी है जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में बाउंड्री की भूमिका अदा करती है।
विंध्य पर्वतमाला से निकलने वाली ये भारत की इकलौती प्रदूषण से मुक्त नदी है। चंबल नदी अपने उद्गम स्थान से विलय तक, यानी जहां से निकलती है और जहां यमुना नदी में मिलती है, इन दोनों के बीच की कुल लंबाई है 1024 किलोमीटर। इस विशाल लंबाई का लगभग 376 किलोमीटर मध्य प्रदेश और लगभग 249 किलोमीटर राजस्थान में पड़ता है। साथ ही ये नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश होने से पहले दोनों राज्यों के बीच लगभग 216 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाती है। इसके बाद ये करीब 150 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यूपी पहुंचती है, जहां ये जालौन जिले में 123 मीटर की ऊंचाई पर यमुना नदी में मिलने से पहले ये लगभग 33 किलोमीटर तक फैलती है। यहाँ ये कुंवारी, सिंध और पहुंच के साथ यमुना में विलय हो जाती है। इन नदियों के इस संगम को बृहद गंगा जल निकास प्रणाली में इसके एकीकरण का प्रतीक भी माना जाता है। चंबल नदी की सहायक नदियों में मुख्य रूप से आहू नदी, मांगली नदी, गुंजाली नदी, कुराल नदी, चाकड़ नदी, घोड़ा पछाड़ नदी, मेज नदी, छिप्रा नदी, बनास नदी, ब्राह्मणी नदी या इसी को बामणी नदी भी कहते हैं, कूनो नदी, सीप नदी, पार्वती नदी, परवन नदी, निवाज नदी और काली सिंध नदी शामिल हैं। यदि चंबल नदी की विलय की बात करें तो इसकी सहायक नदियों के चंबल में विलय की शुरुआत मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के इसमें विलय होने से होती है। राजस्थान में इसका पहले संगम झालावाड़ में आहू नदी के काली सिंध नदी में मिलने से शुरू होता है और इन दोनों के संगम के बाद काली सिंध बहते हुए कोटा पहुंचती है, जहां इसका चंबल नदी में संगम होता है। काली सिंध और आहू नदियों के इस संगम को सामेला कहा जाता है। इसके साथ झालावाड़ में ही चंबल की सहायक परवन नदी में निवाज या निवास नदी का संगम भी होता है, जो आगे बहते हुए कोटा में चंबल की सहायक काली सिंध नदी में मिल जाती है। इसके बाद सवाई माधोपुर में पार्वती, सीप और बनास नदी सवाई माधोपुर के पदरा गांव के रामेश्वर घाट पर चंबल नदी में मिलती है। इनके इस संगम को त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। त्रिवेणी संगम में चंबल में मिलने वाली बनास नदी को इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। साथ ही करौली में चंबल नदी का कुनू नदी से भी संगम होता है। इसके बाद चित्तौड़गढ़ में ब्राह्मणी नदी और बूंदी में मेज नदी का चंबल में संगम होता है। मेज और चंबल के संगम पर बूंदी जिले में मेज डैम भी बनाया गया है। चंबल एक वर्षा आधारित नदी है, जिसके चलते गर्मियों के कुछ महीनों के दौरान इसका जल स्तर काफी नीचे चला जाता है, लेकिन फिर भी इसमें अनुमानित रूप से लगभग 143,219 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक का जल निकासी बेसिन है। इस बेसिन के चलते चंबल रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड इरिगेशन के लिए भारत की सबसे उपयुक्त नदियों में से एक है। चंबल किसी खासियत के चलते इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इसकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर दोहन की बात करें तो इस पर कई डैम और बैराज बनाए गए हैं। जिसमें चंबल घाटी परियोजना के हिस्से के रूप में 3 डैम और एक बैराज भी शामिल है। चंबल पर राजस्थान और एमपी की सीमा पर गांधी सागर डैम चित्तौड़गढ़ जिले में, राणा प्रताप सागर डैम और कोटा के पास जवाहर सागर डैम को जो बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए, ये देखिए क्लियर स्पष्ट है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, तो ये तीनों ये क्लियर दिख रहा है। और जबकि कोटा बैराज इन बांधों से पानी को डाइवर्ट करने और सिंचाई के लिए बनाया गया है।
गांधी सागर डैम चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है, जो चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा डैम है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, गांधी सागर डैम चंबल रिवर पर मध्य प्रदेश में स्थित है, जो चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा डैम है। और जबकि इसी नदी पर राजस्थान का सबसे बड़ा डैम राणा प्रताप सागर डैम है। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिकली चंबल नदी का क्या इंपॉर्टेंस है। तो जैसा देखिए अभी आपके सामने उल्लेख किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के साथ चंबल के पानी से मध्य प्रदेश और राजस्थान के लगभग 7 लाख हेक्टेयर लैंड की सिंचाई होती है। इसके चलते इसे राजस्थान के हाड़ौती की कामधेनु का नाम भी दिया गया है। ये हाड़ौती राजस्थान में जो कोटा पड़ता है, कोटा के आसपास के एरिया को हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। और यानी उस एरिया को, चूंकि उस एरिया की पूरी जमीनों को सिंचाई का काम करती है चंबल, और इसीलिए वहां का अनाज पैदावार करने में इसका काफी भूमिका है, और इसीलिए से उस एरिया में इसे कामधेनु की संज्ञा दी गई है। चंबल से होने वाली सिंचाई के चलते मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से सरसों, बाजरा, तिल, अरहर, सोरगम, ज्वार, रागी, उड़द, मूंग और कई फल और सब्जियों की खेती होती है। तो वहीं इस रिवर के पानी के राजस्थान के बीहड़ को उपजाऊ बनाने के चलते राजस्थान में मुख्य रूप से गेहूं, सोयाबीन, चावल, तरबूज, मूंग, उड़द, मक्का, तिल, बाजरा, मूंगफली, गन्ना और ग्वार की बड़े स्तर पर खेती की जाती है। इसके अलावा चंबल से पर्याप्त मात्रा में इंडस्ट्रियल जरूरतों के लिए पानी मिलने के चलते चंबल के किनारों पर बसे शहरों में कई इंडस्ट्रियल और एम्प्लॉयमेंट के साधन भी उपलब्ध हुए हैं। मध्य प्रदेश में चंबल के किनारे बसे उज्जैन और नागदा में भी कई बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स स्थापित हैं। भारत के जाने माने बिरला ग्रुप ने भी अपने बिजनेस की शुरुआत उज्जैन जिले में स्थित नागदा में सीमेंट फैक्ट्री डालने से की थी। इसके साथ ही यहाँ कई बड़े और छोटे इंडस्ट्रीज हैं, जिनमें मुख्य रूप से भारत की सबसे महत्वपूर्ण विस्कोस फाइबर प्लांट कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्रीज, बायोमास फ्यूल पर आधारित संयंत्र, लैक्सेस के साथ कई कागज, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, सीमेंट इंजीनियरिंग, चीनी और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री शामिल है। चंबल के किनारे बसे कोटा शहर में एशिया के सबसे बड़े फर्टिलाइजर में से एक चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड एंड श्रीराम फर्टिलाइजर्स, विश्व भर में सीमेंट की जानी मानी कंपनी मंगलम सीमेंट, भारत की सबसे बड़ी ग्लास कंपनियों में से एक सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज, एशिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनियों में से एक इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, रेलवे वैगन बनाने की फैक्ट्री सिमको, बिरला के साथ कई थर्मल पावर प्लांट, पारंपरिक स्वदेशी उद्योग, सीमेंट, तिलहन मिलिंग, डेयरी, आसवन धातु, हस्तशिल्प, साड़ी खनन और कई कोचिंग उद्योग भी शामिल है। साथ ही कोटा जिले में ही विश्व की सबसे बड़ी धनिया मंडी भी मौजूद है। तो कुल मिलाकर के देखिए तो चंबल नदी का हमारे भारत की अर्थव्यवस्था और खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। और साथ ही भी देखिए चंबल नदी के यदि जियोग्राफिकली देखें तो यहाँ पर कई वनस्पति और कई अच्छे फॉरेस्ट एरिया भी हैं। चूंकि ये नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहती है, यहाँ कई विशाल वाटर बेसिन के चलते इसके किनारों पर एक चुनौतीपूर्ण वातावरण में अर्धशुष्क विस्तार से वनस्पति पनपती है। खड्डों की संरचनाओं और कांटेदार जंगलों के चलते इसके आसपास के जंगल और वनस्पतियों को उत्तरी उष्णकटिबंधीय वनों के तहत वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण आमतौर पर 600 to 700 मिलीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों को संकेत देता है, जो कम शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। चंबल का इलाका कटीली झाड़ियों और छोटे पेड़ों से घिरा हुआ है, जो समय के साथ यहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तित हो गए हैं। चंबल के किनारों पर 1000 से ज्यादा फूलदार पौधों की प्रजातियां एनोजिसस, लैटिफोलिया, एपेंडुला, टेक्टोना ग्रैंडिस, लैनिया, कोरोमंडलिका, डायोस्पायरोस, मेलानोक्सिलोन, स्टुकर्ड,
लिया यूरेंस, मिट्रेंगना, पाविफ्लोरा, ब्यूटिया, मोनोस्पर्मा, एम्ब्लिका, ऑप्सिनेसिन, बोसवेलिया, सेराटा, ब्रिडेलिया, स्क्वामोसा एंड हार्डविकिया बिनाटा पाई जाती है। यहाँ की वनस्पतियों में मुख्य रूप से कैपेरिस डिकडुआ, कैपेरिस सेपियारिया, बालानाइट्स, इजपिया का बबूल, सेनेगल, ए निलोटिका, ए लिकोफ्लोआ, प्रोसोपिस, जूलीफ्लोआ, ब्यूटिया, मोनोस्पर्मा, मेटनेस, इमर्जिनाटा, टैमरिक्स प्रजातियां, साल्वाडोर, पर्सिका, क्रोटेलोरिया, मेडिगाना जैसी कई शामिल हैं वनस्पतियां। और चंबल पे जो सबसे बड़ा चर्चा का केंद्र बिंदु एक समय पे माना जाता था, यहाँ का जो बीहड़ है, डाकुओं की शरण स्थली था और यहाँ से कई विख्यात डाकू हुए हैं जो देश भर में पॉपुलर रहे हैं। ये लगभग चंबल का बीहड़ लगभग 7 जिलों के 2.19 लाख हेक्टेयर में फैला चंबल का बीहड़ एक समय में डकैतों का गढ़ माना जाता रहा। यदि 70 के दशक की बात किया जाए तो चंबल के बीहड़ों में कई प्रसिद्ध डाकू हुए हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा मलखान सिंह, पान सिंह तोमर, मुन्नीबाई, फूलन देवी, माखन सिंह, सुल्तान सिंह, रमेश सिंह सिकरवा जैसे कई खूंखार डाकुओं ने यहाँ पर दहशत फैला रखी थी। एक जमाने में चंबल के बीड़ों का नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे, क्योंकि इन बीड़ों में डकैत डेरा डाले रहते थे और यहाँ रहने वाले डकैत किडनैपिंग का काम करते थे, डकैती डालते थे, मर्डर करते थे। और इन्हीं के हिस्से किस्सों के चलते यहाँ कई फिल्में भी बनी हैं, जिनमें मुख्य रूप से पुतली बाई, सुल्ताना, बैंडिट क्वीन, पान सिंह तोमर जैसी फिल्में भी आ चुकी हैं, रिलीज हो चुकी हैं, जो कि यहाँ के डाकुओं के जीवन पर आधारित है। बीहड़ वो क्षेत्र है जो पानी के तेज बहाव और बरसात के चलते बार बार अपनी आकृति बदलता रहता है। चंबल नदी की निकटता के कारण इसे चंबल के बीहड़ कहा जाता है। ये राजस्थान में धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यूपी में इटावा, मध्य प्रदेश में मुरैना, भिंड, श्योपुर आदि जिलों तक बीहड़ फैला हुआ है। हालांकि चंबल केवल डकैतों के लिए ही पॉपुलर नहीं है। इसका पानी देश के अन्य नदियों के मुकाबले ज्यादा स्वच्छ और जलीय जीवों के लिए अनुकूल के होने के चलते चंबल में कई ऐसी दुर्लभ और प्रजातियां जलीय जीव और पक्षियों को संरक्षण भी मिलता है। चंबल नदी पर दुनिया के कुछ खास और विशेष अभयारण्य भी बसाए गए हैं, जैसे कि चंबल घड़ियाल अभयारण्य। तो चंबल घड़ियाल अभयारण्य राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है, जो पर्यटकों के बीच चंबल बोट सफारी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रयासों से शुरू हुआ एक प्रमुख घड़ियाल संरक्षण परियोजना है। इसकी शुरुआत 1978 में एमपी ने की थी। बाद में राजस्थान और यूपी ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत प्रोटेक्ट किया। 5400 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कई खड्डों, पहाड़ियों और रेतीली समुद्री तटों से भरा कथिया गिरसुस पर्णपाती वन पारिस्थितिकी का हिस्सा रहा। चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य का मेन उद्देश्य लुप्त प्राय घड़ियाल, लाल मुकुट वाले कछुए, गंगा डॉल्फिन को संरक्षित करना है। इसके अलावा यहाँ मगरमच्छ, चिकने बालों वाले ऊदबिलाव, धारीदार लकड़बग्घा और भारतीय भेड़ियों को भी संरक्षित करता है। इस अभयारण्य में कछुओं की लगभग 26 दुर्लभ प्रजातियां में से 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। साथ ही यह अभयारण्य गंगा डॉल्फिन के अंतिम मौजूदा घरों में से एक है। यहाँ 1000 से ज्यादा घड़ियाल और 300 से ज्यादा दलदली मगरमच्छ भी रहते हैं। इन सब के अलावा यहाँ सांवर, हिरण, नीलगाय, भारतीय हिरण, रीसस बंदर, हनुमान लंगूर, भारतीय ग्रे और छोटे एशियाई नेवले, बंगाल लोमड़ी, पाम सिवेट, जंगली बिल्ली, जंगली शुअर, उत्तरी पाम गिलहरी, भारतीय कलगीदार, शाही भारतीय खरगोश,
उड़ने वाली लोमड़ी और भारतीय लंबे कान वाले हाथी जैसे स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य प्रवासी और स्थानीय पक्षियों सहित लगभग 320 प्रजातियों का निवास स्थान है। इनमें सारस क्रेन, पल्लास फिश, ईगल, इंडियन कोर्सर, पल्लीड हैरियर, लेसर फ्लेमिंगो, ब्लैक बेलिड टर्न, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, फेरोगिनस पोचार्ड, बार हेडेड गूच, ग्रेट थिक नी, ग्रेटर फ्लेमिंगा, डाल्टर एंड ब्राउन हाक उल्लू आदि शामिल हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे भैंसरोडगढ़ अभयारण्य। यह अभयारण्य लगभग 229 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, जिसे राजस्थान गवर्नमेंट ने 5 फरवरी 1983 को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया था। इसका मेन आकर्षण 1741 में रावत लाल सिंह द्वारा निर्मित रावत भाटा के पास स्थित विशाल भैंसरोडगढ़ दुर्ग है और इसी दुर्ग के नाम पर इस अभयारण्य का नामकरण भी किया गया। ब्राह्मणी एवं चंबल नदियों के संगम पर बना ये जल दुर्ग राजस्थान के रियासत काल में महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह की सैन्य चौकी हुआ करता था। यह अभयारण्य बाघ, तेंदुए, सुस्त भालू, लकड़बग्घा और हिरणों की कई प्रजातियों सहित वन्य जीवों की एक विविध श्रेणी का घर है। साथ ही यहाँ की यदि वनस्पति की बात करें तो यहाँ का मुख्य वृक्ष धोक है, जबकि यहाँ सालार, कदम, गुर्जन, पलास, तेंदू, सिरस, आंवला, खैर, बेर, सेमल इन जैसी पेड़ों के साथ अमलतास, इमली, आम, जामुन, चुड़ैल, अर्जुन, बहेड़ा, कलम और बरगद प्रजाति के पेड़ भी हैं। इसके बाद आता है मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य। यह बूंदी, कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में फैला है। यह टाइगर रिजर्व को दर्रा वन्य जीव अभयारण्य मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 2004 में दर्रा वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य और जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य को मिलाकर की गई थी। कोटा से यह लगभग 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित है। यह अभयारण्य रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व के बाद राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह टाइगर रिजर्व चारों ओर घने जंगलों से घिरा है। इसमें कई औषधीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह रिजर्व में बाघ, तेंदुए, जंगली सुअर, लकड़बग्घा, भालू, हिरण, भेड़िए, चिंकारा और मृग के अलावा कई पक्षी प्रजातियों का भी घर है। चंबल नदी के किनारों पर अभयारण्यों, वनस्पति और जीव जंतुओं के साथ ही चंबल का मध्य प्रदेश और राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस नदी के किनारों पर कई पर्यटक और दर्शनीय स्थल हैं। तो आइए आपको हम लेकर चलते हैं कुछ अच्छी जगह वर्चुअल टूर पर। जैसा कि हम पहले शुरुआत करते हैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग से। भैंसरोडगढ़ किला एक प्राचीन किला है जो भारत के राजस्थान राज्य में एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में है। भैंसरोडगढ़ 1741 से मेवाड़ राज्य की एक किलेबंद जागीर थी। इसमें उस समय शक्तिशाली चित्तौड़गढ़ किला और 235 किलोमीटर दूर स्थित उदयपुर का शाही शहर भी शामिल है। किंवदंती यह है कि खिलजी वंश के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को बर्बाद कर दिया था। हालांकि अब इस किले और इसमें स्थित भव्य महल को एक हेरिटेज होटल के रूप में बदल दिया गया है। यहां पर बहुत से वन्य जीव और पक्षी देख सकते हैं। इनमें हिरण, गीदड़, चिंकारा, लोमड़ी, लकड़बग्घा, मृग, जंगली सुअर, कछुए, मगरमच्छ और लाल चोंच वाली बतख, राजबग, बाज, उल्लू ये सभी। और इस अभयारण्य की स्थिति ठीक चंबल और ब्राह्मणी नदियों के संगम पर है। इसीलिए आप यहाँ पर मीठे पानी की डॉल्फिन को चारों ओर तैरते हुए देखने का आनंद ले सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अपन चंबल रिवर फ्रंट। ये फ्रंट जो है कोटा शहर में कोटा बैराज से नयापुरा पुलिया तक 3.25 किलोमीटर की लंबाई में चंबल नदी के दोनों तटों पर खूबसूरत चंबल रिवर फ्रंट विकसित किया गया है। ये रिवर फ्रंट भारत में विकसित पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट है। इसके दोनों किनारों पर 26 घाटों का अलग अलग थीम का निर्माण करवाया गया है। चंबल रिवर फ्रंट पर बने वर्ल्ड हेरिटेज घाट पर विश्व के अलग अलग देशों की 9 प्रसिद्ध इमारतें और वास्तुकलाओं को बनाया गया है।
जिस तरह किशोर सागर तालाब के किनारे 7 वंडर्स पार्क बनाया गया है, जहां पर देश दुनिया के 7 अजूबे बनाए गए हैं, उसी तर्ज पर रिवर फ्रंट के वर्ल्ड हेरिटेज घाट पर विश्व की 9 प्रसिद्ध इमारतों की कलाकृति का निर्माण भी किया गया है। लगभग 240 मीटर क्षेत्र में एक के बाद एक कतार से यहाँ वास्तुकलाएं बनाई गई हैं। इसमें भारत की शान, लाल किला, गोपुरम टेम्पल, चाइनीज पगोड़ा, हिस्ट्री पार्क, वेस्टमिंस्टर, टेवी फाउंटेन, वारस्पत टेम्पल, मॉस्को एवं लाउरी म्यूजियम देख सकते हैं। बार्सिलोना फाउंटेन की तर्ज पर यहाँ पर भी फाउंटेन है। यहाँ आने वाले पर्यटक रंग बिरंगी रोशनी और म्यूजिक के साथ फाउंटेन शो का एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर देश का पहला LED गार्डन भी है। यहाँ आने वाले लोगों को वास्तविक पेड़ पौधे पक्षियों की जगह LED एलिमेंट दिखाई देंगे। रिवर फ्रंट के पूरी जोन में जोडियक घाट भी विकसित किए गए हैं। इसमें अलग अलग राष्ट्र चक्र है। अब देखिए, चंबल गार्डन चौक के तट पर निर्मित कुछ अच्छे सुरम्य वातावरण पार्क हैं, जो स्थानीय नगर निगम द्वारा संचालित है। यहाँ पर आधुनिक शैली में बच्चों के लिए झूले, लक्ष्मण झूला, प्रमुख रूप से चंबल नदी पर पावर मोटर सैर पर्यटकों को खूब लुभाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आलनिया बांध। आलनिया बांध यह कोटा से झालावाड़ मार्ग पर लगभग 20 किलोमीटर डिस्टेंस पर आलनिया नदी के किनारे बनी चट्टानों पर प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं तथा रॉक पेंटिंग्स बनी हुई है। रॉक पेंटिंग्स पर शोध करने वाले तथा इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले पर्यटक स्थल को देखने अवश्य आते हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक अटेर का किला है। अटेर का किला घने बीहड़ और चंबल नदी के किनारे 16वीं सदी का अटेर अपने शौर्य और स्थापत्य कला की कहानी बयां करता है। 1664 से 1668 में भदावर राजवंश के राजा बदन सिंह और महान सिंह ने अटेर किले का निर्माण कराया। यह किला हिंदू और मुगल स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। कहा तो ऐसा जाता है कि महाभारत में जिस देवगिरी पहाड़ी का उल्लेख है, यह किला उसी पहाड़ी पर है। अटेर किले का मूल नाम देवगिरी दुर्ग है। इसके निर्माण के दौरान राजा ने यहाँ बहने वाली चंबल नदी की धारा को घुमवा दी थी। इससे यहाँ चंबल नदी अंग्रेजों के यू शेप में बहती है। ये जैसे देखिए, यदि आप देखें बोर्ड की तरफ आप नजर डालें तो ये देखिए, ये नदी जो है यू शेप में है। बहुत ही यूनिक प्लेस है। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं अकेलगढ़ के किले की ओर। राजस्थान के कोटा शहर में चंबल नदी के किनारे स्थित अकेलगढ़ का किले को कोटागढ़ या गढ़ महल के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद चूलिया झरना ले चलते हैं। यह लगभग चंबल नदी के रास्ते में मौजूद चूलिया झरना राजस्थान के मुख्य झरनों में से एक है। इसका प्रवाह भैंसरोडगढ़ के समीप चंबल नदी के 5 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह दिशा में है। राणा प्रताप सागर डैम के डाउन स्ट्रीम में लगभग 1.6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित यह झरना जमीन से काफी नीचे है। बड़ी बड़ी चट्टानों से घिरा है। झरने से गिरते पानी की आवाज, चहचहाते हुए पक्षी और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अद्भुत और अकल्पनीय अनुभव देते हैं। अब देखिए, चंबल का अभी तो अपन ने ऐतिहासिक, हिस्टोरिकली, जियोग्राफिकली, इकोनॉमिकली देखा, लेकिन चंबल का आप ये भी देखें कि सोशल लाइफ और जनजातियों के लिए इसका क्या महत्व है और हमारी सामाजिक जीवन में भी इसका काफी महत्व है, क्योंकि इसी नदी के किनारे व्यावसायिक केंद्रों, अभयारण्यों, मंदिरों, पर्यटक स्थलों और विकसित शहरों के साथ कई आदिवासी जातियां और जनजातियों को भी अपने अंदर समेटे हुए, जिसमें मुख्य रूप से भगोरिया, भिलाला, बारेला, पटेलिया, सहारिया, गोंड, भील और बंजारा है। चंबल नदी के किनारे पर कई तरह की कल्चरल, सिविलाइजेशन, रीति रिवाज जैसी परंपराएं भी हैं, जिसमें भगोरिया उत्सव को सबसे मुख्य माना जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भगोरिया का मतलब ये होता है भागकर अपने लिए अपनी पसंद से जीवन साथी चुन लेना। और इस उत्सव में हजारों की संख्या में युवा युवतियां सज धज कर पारंपरिक वस्त्रों में प्यार, शादी, व्यापार, सामाजिक सद्भाव के अलग अलग रूप देखने को शामिल। भगोरिया हाट मार्केट में युवक युवती बेहद सज धज कर अपने भावी जीवन साथी को ढूंढने आते हैं। इसमें आपसी रजामंदी जाहिर करने का तरीका भी बेहद निराला होता है। सबसे पहले लड़का लड़की को पान खाने के लिए देता है। यदि लड़की पान खा ले तो इसे समझा जाता है कि लड़की ने हाँ कर दी है।
फिर लड़का लड़की को लेकर भगोरिया हाट से ही भाग जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। इसी तरह अगर युवक युवती के गालों पर गुलाबी रंग लगा दे और जवाब में लड़की भी उसके गाल पर गुलाबी रंग लगा दे तो ये रिश्ता तय माना जाता है। साथ ही साथ अभयारण्य के अलावा चंबल नदी के किनारे एमपी, राजस्थान और यूपी के कई मंदिरों का निर्माण हुआ। तो चलिए अब आपको मंदिरों का भ्रमण कराते हैं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं केशव राय मंदिर। यह राजस्थान के बूंदी जिले के केशव राय पाटन में चंबल नदी के किनारे बने इस मंदिर में भगवान विष्णु राजा रंती देव की भक्ति से प्रसन्न होकर दो मूर्तियों के रूप में प्रकट हुई थी। ये मूर्तियां स्वयंभू हैं, जिसमें से एक सफेद पत्थर की मूर्ति में श्री केशव जी और दूसरी काले पत्थर की मूर्ति में श्री चारभुजानाथ की है। मान्यता तो यह है कि चंबल नदी भगवान केशव राय के चरणों को छूने के बाद यू टर्न कर लेती है। ये जो यू टर्न आप देख रहे होंगे बोर्ड में। इसके साथ ही मंदिर में भगवान शिव की एक और मूर्ति जम्बू मार्गेश्वर भी स्थापित है, जो उसी के परिसर के दूसरे मंदिर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना ऋषि परशुराम ने की थी, जिन्होंने चंबल नदी के तट पर तपस्या की थी। और साथ ही किंवदंती ये भी है कि एक युद्ध में लड़ने के लिए भगवान परशुराम ने इसी जगह पर अपना खड़ग धोया था, जिसके चलते ही चंबल को श्रापित माना जाने लगा। चलिए अब दूसरे मंदिर की ओर चलते हैं, भारेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर यूपी के इटावा जिले में चंबल यमुना नदी के संगम पर है। यह प्राचीन मंदिर महाभारत काल का है। ऐसा मानना है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने कुछ समय गुजारा था यहाँ, और इसी दौरान भीम ने भगवान शिव की आराधना करने के लिए चंबल नदी की रेत से शिवलिंग बनाकर स्थापित किया था। यह मंदिर 444 फीट की ऊंचाई पर बना है, जहां तक जाने के लिए भक्तों को 108 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। इसके बाद है बटेश्वर मंदिर। यह धौलपुर से 40 किलोमीटर और मुरैना से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर बना। इस मंदिर परिसर में करीब 200 प्राचीन मंदिर हैं और बलुआ पत्थरों से बना यह मंदिर 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच का है, जिनका निर्माण गुर्जर प्रतिहार शैली में करवाया गया है। इसके बाद आता है ब्रिक टेम्पल। यह अटेर क्षेत्र के खिराहट गांव के बिहड़ में मौजूद ब्रिक टेम्पल के बारे में मानना है कि भगवान राम ने त्रेता युग में अपने वनवास के दौरान यहां बहुत समय बिताया था। ब्रिक टेम्पल के गर्भगृह में कोई प्रतिमा स्थापित तो नहीं है, लेकिन इसे मां महिषासुर मर्दनी को समर्पित माना जाता है। गोदावरी धाम चंबल नदी से रावत भाटा की ओर प्रमुख मार्ग पर, यह चंबल नदी के तट पर ही है। गोदावरी धाम कोटा में चंबल के पूर्वी किनारे पर स्थित शानदार मंदिर का निर्माण लगभग 1043 के करीब माना जाता है। यहाँ मुख्य रूप से भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है, जो काली शिला पर वीर आसन में स्थापित है। हनुमान जी के अलावा यहाँ सिद्ध विनायक, गणेश जी, बटुक भैरव और तुलसीदास जी के मशहूर मंदिर भी हैं। इसके बाद हम चलते हैं गरड़िया महादेव। यह कोटा शहर से लगभग 25 किलोमीटर डिस्टेंस पर कोटा उदयपुर हाईवे के बीच स्थित है। यहाँ यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक लोकप्रिय मंदिर है। इस नदी के तट पर स्थित होने के कारण गरड़िया महादेव को पिकनिक स्थल के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद है गेपरनाथ मंदिर। यह कोटा से रावत भाटा मार्ग पर 22 किलोमीटर डिस्टेंस पर चंबल नदी के समीप चंबल घाटी दुर्गम पहाड़ियों में से बसा है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह भगवान शिव को समर्पित है, जहां पर स्वयं प्रकृति भगवान शिव को अभिषेक करती है। इस मंदिर की स्थापना भीलों के गुरु शैव मतावलंबी ने करवाई थी। चंबल नदी की कराइयों में विराजमान शिव के दर्शन करने के लिए करीब 350 सीढ़ियां उतरकर नीचे गर्भगृह में जाना होता है। इसके बाद है सिपावरा संगम। यह मध्य प्रदेश के रतलाम, मंदसौर और राजस्थान के झालावाड़ जिलों की सीमा पर स्थित सिपावरा महादेव मंदिर, जिसे सिपावरा संगम के नाम से भी जाना जाता है, चित्रा और चंबल नदियों के संगम पर स्थित है। ऐसा मानना है कि भगवान शिव भस्मासुर से बचने के लिए इसी जगह छिपे थे, इसलिए इसका नाम छिपावड़ा और जिसे आगे चलकर सिपावरा बुलाया जाने लगा, बोला जाने लगा। फिर है जोगड़िया माता मंदिर। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच स्थित यह ऐतिहासिक और चमत्कारी मंदिर अपनी अनोखी मान्यताओं के लिए विश्व भर में मशहूर है।
मंदिरों के बारे में मानना है कि चोर और डाकू वारदात को अंजाम देने से पहले माता को आशीर्वाद लिया करते थे और पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद मौके से फरार होते हुए मां के दरबार पहुंचते थे तथा उनके हाथों में ही लगी बेड़ियां अपने आप ही खुल जाया करती थी। मंदिर के पुजारी के अनुसार इस प्राचीन प्रमुख शक्तिपीठ जोगड़िया माता मंदिर परिसर में चारों ओर अनेक देवियों की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसमें 64 जोगड़िया देवियों के स्वरूप के रूप में प्रतिमाएं स्थापित है। और ये उत्तर भारत की सबसे प्राचीन नदियों में से चंबल की शुरुआत और अंत दोनों ही धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व वाली नदियों के साथ होता है, लेकिन इसके बाद भी चंबल को बुंदेलखंड क्षेत्र के अलावा सभी जगहों पर श्रापित माना जाता है। प्राचीन काल में चर्मवती के नाम से जाने वाली नदी को श्रापित मानने के पीछे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग किंवदंतियां, धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं। तो देखिए, यदि आप किंवदंती को जानना चाहें तो देखिए, महाभारत और राजा रंतिदेव से जुड़ी कथा आप लोगों ने जरूर सुनी होगी या पढ़ी होगी। किंवदंती यह है कि प्राचीन काल में रंतिदेव नाम के एक राजा ने देवताओं को खुश करने के लिए चंबवती के किनारे पर एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसे पूरा करने के लिए ऋषि मुनियों को कहने पर हजारों जानवरों की बलि देकर उनके खून की इस जगह पर बहा दिया गया था। माना जाता है कि बाद में इन्हीं जानवरों के खून ने नदी का आकार ले लिया और चंबल या चर्मवती का जन्म हुआ। इसी धार्मिक कथा के कारण चंबल नदी को एक अपवित्र नदी मानकर इसकी पूजा नहीं की जाती। दूसरी किंवदंती यह भी है कि द्रौपदी का श्राप महाभारत काल में या चंबवती यानी चंबल नदी के किनारे पर ही कौरवों और पांडवों के बीच चौसा का खेल, यानी जिसको बोलते द्यूत कीड़ा, जिसमें पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी को दुर्योधन के हाथों हार गए। इसके बाद कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। इस घटना से आहत होकर ही द्रौपदी ने चंबल की पूजा अर्चना से परहेज किए जाने का श्राप दिया था और इसी श्राप के बाद चंबल को एक श्रापित नदी मानकर कभी किसी ने चंबल नदी की पूजा नहीं की। श्रवण कुमार का भी आपने रामायण काल में उल्लेख सुना होगा। किंवदंती यह है कि एक बार माता पिता को कांवड़ से तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे श्रवण कुमार ने चंबल का पानी पिया तो उसमें भी आक्रामकता आ गई थी और माता पिता पर गुस्सा होकर उन्हें वहीं छोड़कर चल दिए। हालांकि थोड़ी देर दूर आगे जाने पर उन्हें ऐसा एहसास हुआ तो उन्होंने क्षमा मांगी और साथ ले गए। मध्य प्रदेश के जानापाव से चलती हुई चंबल यूपी के भरवो के पास पचनाड़ा में यमुना मिल जाती है। इसी के किनारे किरदार, किस्से और कहानियां भले ही किताबों और फिल्मों में डरावना दिखाया गया है, लेकिन यदि वास्तव में इस नदी में सभी रंगों की कलाएं, संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाजों का समावेश देखने को मिलता है। यहाँ कई लुप्त होती प्रजातियों, जनजातियों की भी ये नदी रक्षा करती है। और इसी नदी पर देखिए कई ऐसे महत्वपूर्ण डैम बनाए गए हैं जिससे काफी बड़े एरिया भूभाग की सिंचाई होती है और साथ ही कई उद्योग धंधे भी हैं। इसीलिए नदी महत्वपूर्ण जीवन को संवारती भी है। और इस तरह से देखिए, चंबल नदी का पौराणिक, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक कई क्षेत्रों में इसका अमिट योगदान है और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इतिहास और भूगोल दोनों को लिंक करता है। और साथ ही ये टॉपिक राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित RAS RTS एग्जाम्स में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यानी जो कैंडिडेट राजस्थान PSC एग्जाम में क्लियर हो रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण लेक्चर है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश PSC के एग्जाम में जो कैंडिडेट ये क्लियर हो रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जो लोग सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक है और साथ ही साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। धन्यवाद।